हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ ऑन पर स्वागत करता हूं। अब हम देखने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र तथा हार्मोन्स। देखिए, इसमें हम लोग वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यानी जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सभी के सभी क्वेश्चन क्या होंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। ऑप्शन ए में कहता है जैव द्वारा, जैव द्रव्य द्वारा, बी में कहता है तिल्ली द्वारा, सी में कहता है लाल अस्थि मज्जा द्वारा, और डी में कहता है फेफड़ा द्वारा, और ई में कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कहा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। यानी खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है आरबीसी, बी में कहता है डब्ल्यूबीसी, सी में कहता है प्लासेंटा, और डी में कहता है प्लाज्मा। तो देखिए, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है तो वो कौन सा होता है? प्लासेंटा नहीं होता है। देखिए, खून में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा पाया जाता है, यानी प्लासेंटा नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है। ऑप्शन ए की बात किया जाए गति, बी में कहता है स्थानांतरण, सी में कहता है बल, डी में कहता है वेग। तो देखिए, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है। तो नाड़ी से स्पंदन से क्या होता है? गति मापी जाती है। क्या किया जाता है? गति मापी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है रक्तचाप, बी सांस गति, सी हृदय की धड़कन, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, वो क्या करता है? हृदय की धड़कन। क्या करता है? हृदय की धड़कन, यानी नाड़ी गति के द्वारा डॉक्टर हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन ए में कहता है 3, बी में कहता है 7.4, और सी में देखा जाए ऑप्शन सी की बात किया जाए तो सी में कहता है 12, और डी में कहता है 6। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान हो जाता है 7.4। क्या हो जाएगा? 7.4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी 5 का आंसर हो गया बी। नहीं से देखिए, याद रखने वाली बात है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। देखिए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है। यानी रक्त का वहन कौन करती है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो दिया हुआ है शिराएं, बी में कहता है धमनियां, और सी में कहता है कोशिकाएं, और डी में कहता है इनमें से डी में कहता है ये सभी। यानी देखिए, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती है। तो हृदय तक कौन करती है? शिराएं करती है। कौन करती है? शिराएं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि शिराएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक यानी हार्ट तक रक्त का वहन करती है। अच्छा, धमनियां कहाँ से? तो देखिए, धमनियां क्या करती है? हृदय से शरीर तक, शरीर के अन्य भागों में, यानी हृदय से शरीर के अन्य भागों में कौन लेके जाती है? धमनियां लेके जाती है। और शरीर के अन्य भागों से धमनियां हृदय तक कौन ले जाती है? तो शिराएं ले जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या करा है? इसमें करा है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक कौन लेके जाता है? तो शिराएं लेके जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो दिया हुआ है 50 से 59, बी में कहता है 60 से 80, सी में कहता है 81 से 90, डी में कहता है 91 से 110। तो देखिए, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य दर क्या होता है? तो क्या होता है? 60 से
80 होता है। क्या होता है? देखिए 60 से 80 होता है। यानी सबको पता है कि इसकी औसत अगर दे दे तो कितना बार हम लोग बोलते हैं? 72 बार बोलते हैं। कितने बोलते हैं? 72 बार। देखिए वयस्क मनुष्य की प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर नाड़ी के प्रति मिनट धड़कन के बराबर होती है। यानी यह औसत रूप से कितनी होती है? 72 बार होती है। कितना? 72 बार। तो देखिए 60 से 80 यानी दिख रहा है कि धड़कन की दर का सामान्य परास क्या होता है? तो 60 से 80 होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी तथा ओ पद प्रयोग किए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए की बात की जाए तो रक्त, बी में यकृत, सी में वृक्क, डी में नेत्र। तो देखिए मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए और बी, ए बी और ओ पद का प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए जी? तो रक्त के लिए किया जाता है। किसके लिए? रक्त के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा रक्त को हम लोग कितना 4 भागों में 4 समूहों में बांटे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? ए बी और ओ। अच्छा, ये बांटने का काम कौन किए थे? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कौन किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा कि कार्ल लैंडस्टीनर देखो दे देगा, ऐसे क्वेश्चन देता है कि रक्त समूहों की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? वो किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। इनको इसी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यानी किससे? ए बी और वो किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यदि ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता है, निम्नलिखित में से कौन उसे अपना रक्तदान कर सकता है? तो देखिए अगर देखा जाए उसकी पत्नी का अगर ब्लड ग्रुप देखा जाए तो उसकी पत्नी का कह रहा है ए है, पुत्र का ए बी है। ठीक है, अब देखा जाए मित्र का ओ है और पुत्री का बी है। तो याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसका रुधिर वर्ग क्या है? ए बी है। ठीक है, तो ए बी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन की बात की जाए ऑप्शन ए में देता है केवल 2, बी में कहता है 2 एवं 4, सी में कहता है 1 2 4 और डी में कहता है सभी। तो देखिए ए बी जो है ए बी सर्वग्राही है नहीं, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि रक्त समुदाय ओ जो होता है ओ होता है सर्वत्री दाता, वो किसी को भी दे सकता है। नहीं, वो जो होता है किसी को कहता है? वो किसी को भी दे सकता है। ए बी क्या है? ए बी को हम लोग कहते हैं सर्वग्राही। नहीं, क्या कहते हैं? सर्वग्राही, इसलिए किसी से ले सकता है नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। यानी ए बी और ओ सब के सब इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? ए बी किसको दे सकता है? उसमें क्या था? ए बी किससे ले सकता है? तो ए बी चारों से ले सकता है, यानी ए बी और ओ, यानी सर्वग्राही है। नहीं, अब कहता है कि ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किसको मतलब रक्त प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो कह रहा है ए, बी में कहता है बी, सी में कहता है ए बी, डी कहता है ओ। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। देखिए ए बी रक्त समूह सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है। जब देने की बात आएगी ए बी वाला जब भी देगा ए बी को ही देगा। किसको देगा? ए बी को ही देगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए की बात की जाए तो कहता है बी में कहता है ए तथा ओ, सी कहता है ए बी ग्रुप, डी कहता है बी तथा ओ ग्रुप। तो देखिए ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो देखिए इस बात को याद रखिएगा, ओ जो होता है वो क्या होता है? सर्वदाता, यानी सबको दे सकता है, तो वो तो होगा ही। और ए वाले को चाहिए तो ए भी दे सकता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ए तथा ओ दोनों अपना क्या कहते हैं मतलब उसको दे सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए ऐसे देखना है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करनी है कि हम लोग जो भी टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो वो हम लोग के पूरी तरीका से क्या हो कंप्लीट हो कि उसके उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको बना सके। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो रक्तचाप का नियमन, बी में कहता है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स का स्राव, सी में कहता है मूत्र को बाहर निकालना, डी में कहता है शरीर के तरलों की अम्लता का नियम। नहीं, यानी कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है, गुर्दा का इसमें कौन सा कार्य नहीं है। तो देखिए गुर्दा का काम इसमें नहीं है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का स्राव इसमें नहीं है। देखिए गुर्दे का मतलब क्या समझते हैं, किडनी, इसमें किडनी का काम क्या नहीं है। अच्छा क्या क्या है इसको देख लेते हैं। तो रक्तचाप का नियमन है, मूत्र को बाहर निकालना भी है, डी में कहता है शरीर के तरलों की अम्लता का नियमन, ये भी है। ठीक है, इसमें कौन नहीं है, तो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स का स्राव ये नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए की बात की जाए एड्रिनल ग्लैंड, बी में कहता है थायराइड ग्लैंड, सी में कहता है थाइमस, डी में कहता है कॉर्पस लुटियस। नहीं, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, ग्लैंड यानी एड्रिनल इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि प्रतिजन एक पदार्थ है जो, ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है विष को विषहार के रूप में उपयोग किया जाता है, बी में कहता है हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है, सी में कहता है शरीर के तापमान को कम करता है, डी में कहता है प्रतिरक्षा समूह को प्रेरित करता है। देखिए इसके आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी प्रतिरक्षा समूह को प्रेरित करता है। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा समूह को प्रेरित करता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो कहता है रक्तस्राव, बी में कहता है रक्तमेह, सी में कहता है हीमोफीलिया, डी में कहता है अरक्तता। नहीं, तो देखिए इस क्वेश्चन की बात किया जाए आंसर की तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है, क्या है, हीमोफीलिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में कहता है ऑक्जेलिक एसिड, बी में कहता है बोरिक एसिड, सी में कहता है एसिटिक एसिड और डी में कहता है साइट्रिक एसिड। तो देखिए आपको कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है जी, तो साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका, साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अच्छा इसके लिए संरक्षण के लिए एक चीज और यूज किया जाता था। अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी साइट्रिक एसिड। देखिए इसके एक चीज इसको पीछे भी आया था तो हम लोग अम्ल में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, बेंजोइक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इसमें खाद्य पदार्थों को संरक्षण के लिए किसका, बेंजोइक अम्ल भी काम में लाया जाता है। कौन सा, बेंजोइक अम्ल भी लाया जाता है। तो ये भी याद रखना है कि बेंजोइक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है और साइट्रिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, बेंजोइक अम्ल ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, साइट्रिक एसिड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि रक्तलता, खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है निम्न हीमोग्लोबिन से, बी में कवकीय संक्रमण से, सी हार्मोन की अनियमितता से, डी जोड़ों में दर्द से। तो देखिए रक्तलता यानी खून की कमी एक दशा है जो संबंधित है। किससे संबंधित है जी, तो ये हो जाएगा निम्न हीमोग्लोबिन से। किससे है, निम्न हीमोग्लोबिन की दशा में हम लोगों को क्या हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि इनुलिन पाई जाती है। याद रखिएगा इनुलिन पाई जाती है। ऑप्शन ए में कहता है आलू के ट्यूबर पे, बी में कहता है अदरक के प्रकंद में, सी में कहता है डहेलिया के गांठदार मूलों में, डी में कहता है प्याज के वल्ब में। तो देखिए
इनुलिन पाई जाती है, तो इनुलिन पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, यानी डहेलिया के गठदार मूलों में। ठीक है, इसमें देखिए इसका प्रयोग इसलिए होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, इनुलिन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि स्पिग्मोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो हार्मोन क्रिया, बी ब्रेन ट्यूमर, सी आंत का कार्य, डी रक्तचाप। यानी स्पिग्मोमैनोमीटर, देखिए स्पिग्मोमैनोमीटर से किसको मापा जाता है, तो इस स्पिग्मोमैनोमीटर में किसका होता है, रक्तचाप का। किसका होता है, रक्तचाप का। नहीं, अच्छा रक्तचाप, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80, याद रखिएगा 120/80 होता है रक्तचाप। यानी बीपी कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त जानवर है। ठीक है, कौन सी शीत रक्त जानवर है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है। ऑप्शन ए में कहता है छिपकली, बी में कहता है मेढक, सी में कहता है मछली, और डी में कहता है उपरोक्त में से सभी। शीत रक्त जानवर है, तो देखिए शीत रक्त जानवर इसमें कौन होगा, तो उपरोक्त में से सभी, यानी क्या हो जाएगा, छिपकली, मेढक, मछली, तीनों में शीत रक्त पाया जाता है। ठीक है, शीत रक्त किसे कहते हैं जी, तो शीत रक्त वह रक्त होता है जिसका तापमान परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। याद रखिएगा कि कोल्ड ब्लडेड क्या किसको कहते हैं जी, तो कोल्ड ब्लडेड यानी शीत रक्त उसे कहते हैं जो तापमान के परिस्थितियों में उसके अनुसार वो क्या होता है, बदल जाता है। जैसा तापमान वैसा उसका रक्त हो जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से सभी। छिपकली, मेढक, मछली का ही क्या होता है, शीत रक्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है। ऑप्शन ए की बात की जाए चीनी, बी में कहता है स्टार्च, सी में कहता है ग्लूकोज, डी में कहता है ग्लाइकोजन। नहीं, तो देखिए मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है। किसके रूप से रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। किसके, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, यकृत तथा पेशियों में संग्रहित रहता है। यकृत तथा पेशियों में संग्रहित रहता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए में कहता है एसिमिलेशन, बी में कहता है इजेशन, सी में कहता है एब्सॉर्प्शन, डी में कहता है इंजेक्शन। तो देखिए कहता है कहता है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ, याद रखिएगा कि कह रहा है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ में प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कहलाती है एसिमिलेशन। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि शर्करा को यकृत यानी शर्करा को बदल देती है। शर्करा को बदल देती है। ऑप्शन ए में कहता है ग्लूकोज में, बी कहता है सेल्यूलोज में, और सी कहता है ग्लाइकोजन में, ठीक है, और डी कहता है सुक्रोज में। यानी शर्करा को यकृत बदल देती है, तो किसके रूप में बदल देती है जी, तो शर्करा को बदल देती है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है यकृत, बी में कहता है पित्ताशय, सी में कहता है अग्नाशय, डी में कहता है छोटी आंत। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यकृत। क्या अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन पढ़े हैं ना जी, यकृत। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, कौन करता है, यकृत करता है। कौन करता है, शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में बदलने का काम कौन करता है, यकृत। और जो संचित जो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज होता है उसको कौन करता है, यकृत ही करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है
कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है। ऑप्शन ए की बात की जाए प्लेटलेटस, बी में प्लाज्मा, सी हीमोग्लोबिन, डी में सीरम और ई में RH तत्व। तो देखिए खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, तो स्पंदन में कौन सहायता करता है जी? स्पंदन में सहायता करता है तो प्लेटलेटस करता है। कौन करता है? प्लेटलेटस करता है। रक्त में पाई जाने वाली रुधिर प्लेटलेट्स स्वयं टूटकर रक्त का धक्का जमने में मदद करती है, याद रखिएगा। ठीक है, रक्त का धक्का जमने में कौन मदद करती है? प्लेटलेट्स करती है। ठीक है, अगर इसकी बात करें, देखो इसमें कहता है थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है, नहीं भी कहा जाता है इस प्रक्रिया को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं। ऑप्शन ए की बात की जाए तो लाल अस्थि मज्जा, बी प्लीहा, सी यकृत, डी लसिका। तो डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं तो किसमें बनता है? लसिका में। किसमें? लसिका में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं हम लोग, कहता है कि निम्नांकित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? ऑप्शन ए में कहता है अंतःस्रावी तंत्र, बी में कहता है परिसंचारी तंत्र, सी में कहता है प्रतिरक्षक तंत्र, डी में कहता है प्रजनन तंत्र, ई में कहता है पाचन तंत्र। तो देखिए निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? तो वो होते हैं किसमें? ए में अंतःस्रावी तंत्र। किसमें? अंतःस्रावी तंत्र में होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है किसको? तो ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए टेस्टोस्टेरोन, बी में कहता है ऑक्सीटोसिन, सी में कहता है एस्ट्रोजन, डी में कहता है फेमिनोजन। तो देखिए किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो हो जाएगा कौन सा? एस्ट्रोजन। कौन सा हो जाएगा? एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो कहता है कि सलसमीय से, बी में कहता है पेट से, सी में कहता है अग्नाशय से और डी में कहता है जिगर से। तो देखिए इसमें अगर बात की जाए कि चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव्य सहायता करता है वो कौन करता है जी? कहाँ से? तो जिगर से। किससे? जिगर से। देखिए पीत यकृत में स्रावित होता है। किसमें होता है? यकृत में स्रावित होता है तथा पित्ताशय में संग्रहित होता है। क्या होता है? पित्ताशय में संग्रहित होता है। अच्छा, पीत जो होता है वो कैसा होता है? तो पीत क्षारीय द्रव्य होता है। किसमें? हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है एम्लिफिकेशन करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव्य सहायता करता है वो कौन है? वह स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? तो जिगर से। कहाँ से? जिगर से। जिगर मतलब यकृत में, नहीं यकृत में स्रावित होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? अम्ल का स्वाद होता है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो मीठा, बी में कहता है नमकीन, सी में कहता है खट्टा, डी में कहता है तीखा। तो देखिए अम्ल का स्वाद होता है, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। कैसा होता है? तो खट्टा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। नहीं, ऑप्शन ए की बात किया जाए, देखिए एक तरफ क्या दिया है? ए में कह रहा है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, बी में देता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सी में देता है, सी में दिया स्पिग्नोमैनोमीटर और डी में दिया है स्टेथोस्कोप। देखिए इधर उपयोग में दिया कि हृदय रोगों को निदानकारी यंत्र, दो में दिया है मस्तिष्क रोगों को निदानकारी यंत्र, सी में देता है कि हृदय की धड़कन सुनना और चार में दिया है रक्तचाप नापना। ठीक है, इसी को कहता है कि मिलान कीजिए कि किसका कहाँ पे किसका यूज है। तो देखिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में क्या किया जाता है जी? इसमें किया जाता है मस्तिष्क को, किसको? मस्तिष्क को निदानकारी किया जाता नहीं। ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्या हो जाएगा? 2। ए का मिलान क्या हो जाएगा? 2 से। अच्छा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियो, देखिए कार्डियोग्राफ से पकड़िए, कार्डियो दे दिया, क्या दिया? कार्डियो, यानी बी का इस मिलान क्या से? ए से हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र में किसको मापते हैं? इसका किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में करते हैं। सी की बात की जाए तो सी में क्या करता है? स्पिग्नोमैनोमीटर। अच्छा,
स्पिग्नोमैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो रक्तचाप को मापते हैं। किसको मापते हैं, रक्तचाप को। तो क्या हो जाएगा, सी का 4। स्टेथोस्कोप से क्या करता है, तो हृदय की धड़कन सुनना, हृदय की धड़कन सुनना। तो बहुत ईजी है, ए का 2 क्या दिए, ए का 2 बी का 1 नहीं, ए का 2 बी का 1 सी का 4 और डी का 3। अगर इसके ऑप्शन की बात की जाए तो देखते हैं इसका ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, ए में दिया है ए का 1, बी 2, 3 और डी 4 है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ए का क्या था, ए का 2 था नहीं, तो ए का 2 बी का 1 फिर सी का 4 डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ए का 2 था ना जी, ए का 2 था, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट नहीं, तो देखिए ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है। अगर ऑप्शन की बात किया जाए, ऑप्शन ए में कहता है हृदय, बी में कहता है फेफड़ा, सी में कहता है गुर्दा और डी में कहता है पैर। तो ट्रेडमिल टेस्ट का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है हृदय में। किस में, हृदय में किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, हम लोग मिलान करके देख लेंगे किसका क्या होता है, नहीं क्योंकि क्या होता है ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो जाती है। देखिए ऑप्शन ए की बात किया जाता है तो कह रहा है कि लैंगर हैंस द्वीप, सूची 1 की बात किया जाए तो कह रहा है लैंगर हैंस द्वीप, बी में कहता है पीयूष ग्रंथि, सी में कहता है थायराइड ग्रंथि, डी में कहता है एड्रिनल ग्रंथि। मिलान करने वाली है इसको, मिलान करने वाली सूची 2 में दिया हुआ 1 में कैल्सिटोनिन, 2 में दिया एपिनेफ्रिन, 3 में कहता है वृद्धि हार्मोन और 4 में कहता है इंसुलिन। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या होगा, लैंगर हैंस द्वीप, ठीक है। लैंगर हैंस द्वीप में अगर देखा जाए तो क्या होता है, इंसुलिन होता है। क्या होता है जी, इंसुलिन का, सॉरी इंसुलिन होगा, क्या होगा, इंसुलिन हो जाएगा। लैंगर हैंस द्वीप में क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। यानी अगर ए की बात किया जाए तो 4 हो गया। कौन सा हो गया, ए का 4 हो गया। देखिए पीयूष ग्रंथि में क्या होता है, तो पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन, ये हार्मोन क्या है, हार्मोन है, तो हार्मोन में इसको मिलान करेंगे, यानी बी का 3 हो गया। थायराइड ग्रंथि, देखिए थायराइड ग्रंथि की बात किया जाए तो थायराइड ग्रंथि में क्या होता है जी, कैल्सिटोनिन होता है। क्या होता है, कैल्सिटोनिन होता है। एड्रीनल ग्रंथि में क्या होता है जी, तो एपिनेफ्रिन होता है। क्या होता है, एपिनेफ्रिन होता है। तो याद रखने वाली बात है कि देखिए क्या होता है कि लैंगर हैंस द्वीप से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का, थायराइड ग्रंथि से कैल्सिटोनिन और एड्रिनल ग्रंथि से एपिनेफ्रिन का स्राव होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। अभी जस्ट हम लोग देखा है कि वृद्धि हार्मोन से ऑप्शन ए की बात किया जाए तो कहता है थायरोक्सिन, बी में कहता है पिट्यूटरी, सी में कहता है सीक्रेटिन और डी में कहता है एड्रिनल। तो देखिए वृद्धि हार्मोन का स्राव किससे होता है, तो पिट्यूटरी। अभी जस्ट पढ़ा है ना पीयूष, यानी पिट्यूटरी, पीयूष उसी का नाम है जी ना, इसी को ना मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहता है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं हम लोग इसको, किसको, पीयूष ग्रंथि को। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिट्यूटरी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो शर्कराओं, बी में कहता है वसाओं, सी में कहता है प्रोटीनों, डी में कहता है लवणों। तो देखिए इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो शर्कराओं करते हैं। कौन करते हैं जी, शर्कराओं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, कहता है RH कारक एक शब्द है जिसे हम डैश के संबंध में सुनते हैं। ऑप्शन ए की बात किया जाए अंतरिक्ष यात्रा, बी की बात किया जाए तो कहता है रक्ताधान, सी में वायुदाब, डी में रक्तचाप। देखिए RH कारक एक शब्द है जिससे हम डैश के शब्द में सुनते हैं, किसमें, तो रक्ताधान के सुनते हैं। किसमें, रक्ताधान में सुनते हैं। देखिए रक्त समूह की खोज जो है ना वर्ष 1901 में ऑस्ट्रियाई मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक कार्ल एस्टिनर ने किया था। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि कार्ल एस्टिनर ने रक्त समूह की खोज किया था, जिसके लिए उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कार्ल
कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में चिकित्सा से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। RH कारक शब्द रक्तदान से संबंधित है, ठीक है, किससे? रक्तदान से संबंधित है। इससे सर्वप्रथम रहीसस बंदर के RBC में खोजा गया था, ठीक है, रहीसस बंदर के RBC में खोजा गया था। यानी RH कारक किससे? रक्तदान से संबंधित है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो 150/90, बी में कहता है 120/80, सी में कहता है 100 से 50, डी में कहता है 90 से 80। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 से 80। क्या हो जाएगा? 120 से 80 हो जाएगा। यानी अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए की बात करें तो कॉपर, बी में आयरन, सी में कोबाल्ट, डी निकिल। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित जो होता है वो क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन, यानी लोहा होता है, ठीक है, आयरन होता है, लौह परमाणु होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो RBC, बी WBC, सी प्लेटलेट्स और डी अस्थि मज्जा में। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो RBC में पाया जाता है। किसमें? RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है। ऑप्शन ए की बात की जाए यकृत, बी अस्थिमज्जा, सी वृक्क, डी हृदय। यानी लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है। किसमें बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। किसमें बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक है। RBC का निर्माण याद रखिएगा कहाँ पे? यानी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण किया होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका संपन्न होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितने बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, हमने इतना ही लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को बार बार पूछा हुआ है कि लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है। कहाँ बनती है? तो वो बनती है अस्थि मज्जा में। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कहता है लाल रक्त कणिकाएं RBC का आकार होता है, ये किस आकार का होता है RBC? ऑप्शन ए की बात की जाए गोलाकार, बी में उत्तलाकार, सी अनियमिताकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC का आकार होता है कैसा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए कि कहता है कि लाल रुधिर कणिकाओं केवल केशुरुकी जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाएं उभयवताल होता है। कैसा होता है? उभयवताल होता है। देखिए इसमें दिया है जी, उभयवताल तो दिया नहीं है, उत्तलाकार दिया है, लेकिन आपको उभया याद रखिएगा, वतल होता है, उभयावतल होता है, उभयावतल होता है। इसमें नहीं दिया ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? ऑप्शन ए कहता है DNA, बी में प्लाज्मा, सी कहता है RBC और डी कहता है प्लेटलेट्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? कौन नहीं है जी मानव रक्त का घटक? तो रक्त में, मानव रक्त में घटक नहीं है तो DNA नहीं है। कौन नहीं है? DNA नहीं है। देखिए मानव के रक्त में पाए जाने वाले घटक कौन कौन है, इसको बात को याद रखने वाली बात है। कौन कौन होता है मानव रक्त में यानी RBC में? तो प्लाज्मा, RBC, WBC, रुधिर, प्लेटलेट्स। देखिए प्लाज्मा, RBC, WBC तथा रुधिर, प्लेटलेट्स। DNA एक जो है यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है। याद रखिए DNA किस में पाया जाता है? तो कोशिका में पाया जाता है, ये रक्त में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान है। ऑप्शन ए की बात की जाए तो हृदय, बी में कहता है प्लीहा, सी यकृत, डी अस्थिमज्जा। मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान है, कौन है जी? अस्थिमज्जा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी अस्थिमज्जा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हृदय, बी तिल्ली, सी ऑप्शन नंबर सी में कहता है लाल अस्थिमज्जा और डी में कहता है पीत अस्थिमज्जा। तो याद रखने वाली बात है कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो किसमें होता है जी?
आरबीसी। तो ये किस में निर्माण होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। किसके कारण नहीं जमता है? ऑप्शन ए में कहता है हीमोग्लोबिन, बी में कहता है हिपैरिन, सी में कहता है फाइब्रोनोजन और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हो जाएगा हिपैरिन। क्या हो जाएगा? हिपैरिन। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर के भीतर रक्त का धक्का नहीं बनता है क्योंकि इसमें हिपैरिन नामक विद्यमान होता है। यानी हिपैरिन क्या होता है? विद्यमान होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है? खून में खून का धक्का नहीं बनता है, नहीं जमता नहीं है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में किया जाता है? देखिए इसमें प्रोटीन पूछ दिया नहीं, तो प्रोटीन ऑप्शन ए की बात की जाए तो कहता है फाइब्रोनोजन, बी में कहता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, सी में कहता है स्टेफाइलोकक्कस, डी में कहता है नोनो कसार लोन नहीं। तो देखिए रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? तो रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन आता है जी? तो फाइब्रोनोजन आता है। कौन आता है? फाइब्रोनोजन होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। कौन है? ऑप्शन ए की बात की जाए तो कहता है क्लोरीन, बी में कहता है आयोडीन, सी में कहता है लौह, डी में कहता है सोडियम। तो देखिए हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है, वो है कौन सा? तो लौह है। कौन सा है? लौह। लौह का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए लौह आवश्यक खनिज तत्व है। इसकी कमी से क्या होता है? रक्तलप्ता हो जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? ऑप्शन ए में देखा जाए तो 60%, बी 80%, सी 90%, डी 40%। तो रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो ये होती है 90%। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90%। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है कि सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? ऑप्शन ए की बात की जाए 250 से 350 मिलीग्राम, बी में कहता है 150 से 250 मिलीग्राम, और सी में कहता है 100 से 150 मिलीग्राम, और डी में कहता है 50 से 100 मिलीग्राम। तो देखिए इसमें देखा जाए अगर तो कहता है क्या चीज कि सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीग्राम रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका देखिए ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन सी में दिया हुआ 100 से 150 ग्राम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आरआरबी मुजफ्फरपुर एएसएम परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, अपने शहर मुजफ्फरपुर में पूछा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? हृदय का काम है। ऑप्शन ए की बात की जाए ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, बी में कहता ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, सी में कहता अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन, डी में कहता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। यही हमारा हार्ट का काम है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 52 कहता है एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। ऑप्शन ए की बात की जाए संवेदनशीलता को बढ़ा देता है, बी में कहता है संवेदनशीलता को कम कर देता है, सी में कहता है शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, डी में कहता है शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा देता है। देखिए एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है, तो क्या दिखाता है जी? तो संवेदनशीलता को कम कर देता है। किसको कहता है? संवेदनशीलता को कम कर देता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कौन सा हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए की बात किए जाए इंसुलिन, बी में कहता है एड्रीनलिन, सी में कहता है थायरोक्सिन, डी में कहता है हीमोग्लोबिन।
इसमें कौन सा हार्मोन नहीं है? तो हार्मोन नहीं है इसमें कौन? तो डी यानी हीमोग्लोबिन इसमें हार्मोन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? रक्त में पाया जाता है ना जी, तो इसमें तो हार्मोन नहीं है, वही तो पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ऑप्शन ए की बात की जाए तो 4, बी में कहता है 3, सी में कहता है 2 और डी है 1। तो मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो कितने वाल्व होते हैं जी? तो 4 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए अब हम लोग देखेंगे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था उस क्वेश्चन को हम लोग एक झलक देख लेते हैं। देखिए यानी ग्रुप डी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का। ऑप्शन ए की बात कर रहा है, कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। ए में कहता है मानव लाल रुधिर कणिकाएं का जीवन काल 115 से 120 दिन है। बी में कहता है कि रक्त लाल संवेदनी संयोजी उत्तक है। सी में कहता है यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। और डी में कहता है यह वयस्क व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। इसमें कौन सत्य नहीं है, यही बतानी है। तो इसमें कौन नहीं है जी? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% है, यह कथन गलत है। क्या है? ये कथन गलत है, क्योंकि 7% होता है। कितना होता है? याद रखिएगा 7% होता है। याद रखिए कितना? 7% होता है। ठीक है, इसमें क्या दे दिया है? 17 से 18% दे दिया है, जो कि यही कथन गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए की बात किया जाए, ए बी, बी बी, सी ओ, डी ए। तो सर्वदाता, याद रखिए सर्वदाता हम लोग किसको कहते हैं? ओ को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, सर्वग्राही किसे कहते हैं? सर्वग्राही नहीं, सर्वग्राही किसे कहते हैं जी? तो सर्वग्राही कहते हैं हम लोग ए बी को। याद रखिए, यानी सर्वग्राही हम लोग किसे कहते हैं? तो सर्वग्राही कहते हैं हम लोग ए बी को। और सर्वदाता किसे कहते हैं? तो सर्वदाता कहते हैं ओ को। याद रखिए कि सर्वदाता कौन है? ओ है। सर्वग्राही कौन है? ए बी है। यानी इस क्वेश्चन का देखिए पूछ रहा है कि सर्वदाता कहा जाता है, तो ओ होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एनीमिया की स्थिति किस कारण से होती है? ऑप्शन ए की बात की जाए प्लेटलेट्स की कमी से, बी में कहता है आरबीसी की कमी से, सी में कहता है डब्ल्यूबीसी की कमी से और डी में कहता है जल की कमी से। तो एनीमिया की स्थिति किस कारण से होती है? ठीक है, तो एनीमिया की कमी किसके कारण होती है जी? पढ़े हम जस्ट आरबीसी की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए की बात की जाए 7.4, बी 8.1, सी 6.7, डी 7.9। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है एक डैश है। ऑप्शन ए की बात की जाए कोशिका, बी की बात की जाए मांसपेशी, सी में कहता है तरल और डी में कहता है उत्तक। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है एक डैश है, क्या है? तो एक तरल है। क्या है जी? एक तरल है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? इसमें मानव रक्त में कौन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए की बात की जाए लिम्फोसाइट, बी में कहता है क्रोडोसाइट, सी में कहता है ल्यूकोसाइट और डी में कहता है मोनोसाइट्स। तो इसमें मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, कौन नहीं पाया जाता है? तो क्रोडोसाइट नहीं पाया जाता है। याद रखने वाली बात है कि कौन नहीं पाया जाती है? क्रोडोसाइट। कौन कौन पाया जाता है? तो लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट ये सभी मानव रक्त में पाया जाता है, जबकि क्रोडोसाइट मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? थायरोक्सिन के लिए ऑप्शन ए की बात किया जाए तो दिया हुआ है आयरन, बी में कहता है पोटेशियम, सी में कहता है कैल्शियम और डी में कहता है आयोडीन। यानी थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कौन है? आयोडीन की आवश्यकता
होती है। ठीक है, आज हम लोगों ने देखा, इस चैप्टर को खत्म किया टोटल तरीका से। अब हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे और नेक्स्ट चैप्टर होगा जीवों के उत्पाद। ठीक है, आज हम लोग का चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने बड़ा बेहतरीन तरीका से सभी ऑप्शन वाइज हम लोगों ने देखा। देखिए, मेरी प्रयास यही है कि आपकी तैयारी पूरी तरीका से ऐसी इतनी अच्छी हो कि आप जाए तो साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, वो टोटल के टोटल आप लगा करके आएँ। मेरी यही भी प्रयास रहेगी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स टोटल के टोटल मैं क्वेश्चन आपसे करवा दूं। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको हम आपको एक बार उसको रिकॉल करवा दूं और हर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन कर ले, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी भरपूर तरीका से अच्छी हो और आपका रिजल्ट अच्छा आए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, यदि मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।